टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंजाइम के हम वो सारे टॉपिक पढ़े होंगे जो एमडीकेट के अकॉर्डिंगली सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर एक्टिव साइड, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी काइनेटिक्स एंड फैक्टर, इनहिबिटर्स पढ़ेंगे और रिएक्शन के मॉडल्स पढ़ेंगे। इन सब को हम कवर करे होंगे, सारे टॉपिक्स के अंदर हर वो पॉइंट्स होंगे जो हर बुक के अकॉर्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम क्या है? एंजाइम एक हमारे पास बायो कैटलिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को करा रहे होते हैं, जो हमारे पास बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वेदर वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है या एनाबॉलिक रिएक्शन है, उन सब को जो है वो कौन करा रहे होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये एक एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और ये स्पीड कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं हमारे अंदर के मॉलिक्यूल्स को, और उस मॉलिक्यूल उस रिएक्शन को जितनी भी एनर्जी लग रही होती है उस एनर्जी को कम करके खुद जो है वो काम करते हैं, वो होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पीड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उनकी केमिकल के रिएक्शंस को। मतलब कि जो एनर्जी के साथ काम हो रहा होगा, जो हमारे पास डाइजेशन एनर्जी के साथ हो रही होगी, अगर एंजाइम वर्क करेंगे तो वो एनर्जी जो है वो क्या होंगी? कम होंगी। और एंजाइम को जो है हम एज्यूम करेंगे एज अ वॉशिंग मशीन। जिस तरह हम वॉशिंग मशीन के अंदर हम कपड़े डालते हैं और साफ होकर जो है वो कपड़े बाहर आ जाते हैं, पर मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह एंजाइम जो है वो खुद कंज्यूम नहीं होते, ये एज अ वॉशिंग मशीन काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम प्रोडक्ट डालते हैं, सबस्ट्रेट डालते हैं, और वो जो है वो किस में कन्वर्ट होकर मिलता है? हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर मिलता है। स्टडी ऑफ एंजाइम के साथ मेंशन करते हैं एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी मतलब स्टडी, वो हमारे पास फील्ड जहाँ पर हम एंजाइम की स्टडी करेंगे, उनके फंक्शंस को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके मेटाबॉलिज्म एक्शन को, उन सब को हम एंजाइमोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट डिस्कवरी किसके ने की थी? फर्स्ट डिस्कवरी एंजाइम की थी पाइन एंड पेरोज ने 1833 के अंदर। अगर आपकी बुक में ये वैल्यू लिखी हुई है तो आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग जाना है, वरना आपने जो है वो इसी वैल्यू को फॉलो करना है। मेनली जो है वो एमकेट के अंदर वैल्यूज इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। और ये हमारे पास कौन सा एंजाइम था? डाइस्टेज एंजाइम था जो हमारे पास फर्स्ट डिस्कवर किया था। नेमिंग के साथ हम मेंशन करते हैं कि जो एंजाइम के टर्म में वो डब्ल्यू कोहनी ने दिया था 1878 के अंदर। नेम के साथ आपने वही याद रखना है, अगर आपकी बुक के अंदर है तो आपने उसी को फॉलो करना है, वरना आप इसको जो है वो मिस कर सकते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है, इनका मतलब होता है इनसाइड, एंजाइम का मतलब होता है यीस्ट। एंजाइम का मतलब होता है इनसाइड द यीस्ट। ये फर्स्ट टाइम जो है वो इनसाइड द यीस्ट पाए गए थे, जिसकी वजह से जो है वो इसका नेम ये रखा। एंजाइम का पता चल गया। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और ये किस तरह के होते हैं? ये रिएक्शन करा रहे होते हैं हमारे पास, चीज़ों के जो है वो स्पीड अप करा रहे होते हैं, उनके रिएक्शन के साथ हम इनको ऑकर करते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं। एंजाइम जो है ना, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस तरह होता है एंजाइम। ये एंजाइम है, ये वाला एंजाइम है, और ये जो इसकी जो हमारे पास ट्रायंगल साइड दिख रही है आप लोगों को, ये इसकी वो साइड होती है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिसको हमने जो है वो कैटलाइज करना है, जिसका रिएक्शन कराना है। सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है सबस्ट्रेट। तो हमारे पास वो जगह जहाँ पर एंजाइम के साथ आकर सबस्ट्रेट लगता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। अब एंजाइम प्रोटीन का है तो एंजाइम की एक्टिव साइट भी प्रोटीन की होगी। हमारे पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं, फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन वो वाले होते हैं जो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर, डेफिनेशन के स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं चीज़ों का। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 50% ऑफ ड्राई वेट जो सेल का होता है वो क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। तकरीबन हाफ ऑफ द बॉडी हमारे पास क्या है? पानी के अलावा प्रोटीन्स हैं। तो बस चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास एंजाइम जिस जगह पर आकर सबस्ट्रेट लगता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट जो है एंजाइम पूरा जो है वो कैसे बना हुआ है? ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है, उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। 3D मैनर के अंदर हमारे पास जो है वो चेन्स जो है वो अटैच होती हैं। हमारे पास एंजाइम थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड का बना होता है, जिसके अंदर हमारे पास चार्ज बियरिंग कैविटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट फ्यू अमीनो एसिड की बनी होती है, 3 to 4, 12 to 15 हम मेंशन करते हैं, जो कैटलाइज हो रहा होता है, जहाँ पर कैटलाइज हो रहा होता है रिएक्शन। हमारे पास सबस्ट्रेट कहाँ पर आके लगेगा? सबस्ट्रेट कहाँ पर आके लगता है? एक्टिव साइट पर आके लगता है। इसकी हम मेंशन करें बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट के साथ,
जो हमारे पास बाइंडिंग साइट के साथ हम मेंशन करते हैं, वो साइट जहां पर आकर एंजाइम अटैच हो रहा है उसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइट। एक्टिव साइट की ये दो साइड्स होती हैं, और वो साइट जहां पर रिएक्शन कैटेलाइज होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव साइट। ये बहुत कम स्पेसिफिक होती है। यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम आकर सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी तरह ये हाईली स्पेसिफिक होती है, रिएक्शन करा रही होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कराती है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ। कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम इनहिबिटर्स के साथ मेंशन करते हैं। इनहिबिटर्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कभी कभी आकर एंजाइम के साथ लग जाते हैं और उसको पॉइजन्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो इसके रिएक्शन को स्लो डाउन करा रहे होते हैं। एंजाइम और इनहिबिटर से मिलते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, एंजाइम की जो एक्टिविटी है क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। होप यू कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास अगर हम इसके साथ मेंशन करें कि अगर हमने बिरयानी बनानी है तो हमें चावल ही डालने हैं, और अगर हमने कोरमा बनाना है तो हमने उसके अंदर से जो है वो बिरयानी चावल नहीं डालने हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरमा बनाना है, इसके साथ मेंशन करेंगे। जो एंजाइम जिसका है वो वही रिएक्शन करा रहा होता है। अगर हमारे पास ये एंजाइम प्रोटीन का है तो ये प्रोटीन को ही कन्वर्ट कर रहा होता है सिंपल फॉर्म के अंदर। अगर ये लिपिड्स के एंजाइम है तो ये लिपिड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके साथ जो हम मेंशन करते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम जो है वो सिलेक्टिवली टुवर्ड सबस्ट्रेट। एंजाइम अगर प्रोटीन का है तो उसके साथ जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन का ही आकर लगेगा, और वो अपने एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या है, हमारे पास पीएच क्या है, इन सब चीजों पर भी जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। इसके साथ हम मजीद देखें कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम के पास पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एंजाइम के जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उनके साथ, तो फिर वही वो ग्रुप, वही चीज़ जिनका उनके पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वही चीज़ के साथ वो जो है वो रिएक्ट करा रहे होते हैं। एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होने की वजह से ही हमारे पास जो है वो रिएक्शन कैटेलाइज करा रहे होते हैं स्पेसिफिक। अगर हमारे पास जो है हम इसकी शेप को अल्टर कर दें, इसकी पीएच को चेंज कर दें, तो उसकी जो है वो क्या हो जाती है, शेप ही चेंज हो जाती है। इस सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है कि हमारे पास पर्टिकुलर एंजाइम के साथ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर लगता है। एक्ट ऑन वन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ही आकर ये काम कर रहे होते हैं। एंजाइम किस किस के सेंसिटिव होते हैं, एंजाइम सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के, पीएच के और कंसंट्रेशन के। एंजाइम जो है वो इनके क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलेगा तभी ये काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही ये बेस्ट काम कर रहे होते हैं ह्यूमन के एंजाइम। इसी तरह बर्ड्स का अलग होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, तो हर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम जो है वो उनके स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो किस चीज़ के होते हैं, कुछ स्टमक के होते हैं, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं, कुछ पैंक्रियाज के होते हैं, और हर जगह पर पीएच अलग होती है। हमारे माउथ की पीएच 8 है, तो हमारे पास जो सिलेब्री अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं वो 8 पीएच पे मैक्सिमम अच्छा काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे जो स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं, स्टमक की पीएच तकरीबन 1.5 होती है, एसिडिक होती है, तो वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं वो एसिडिक पीएच पे काम कर रहे होते हैं। अगर पीएच थोड़ी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसकी जो एक्टिव साइड है, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन किससे बनी हुई है, अमाइनो एसिड से बनी हुई है। अमाइनो एसिड पे चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर हम उसकी पीएच चेंज कर देंगे तो चार्ज पे फर्क आएगा, चार्ज पे फर्क आने की वजह से उनकी शेप चेंज हो जाएगी और वो काम नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एक मशीन है और मैं आपको जो है वो 2 कपड़े ला कर दे दूँ, तो पहले एक कपड़ा जो धुलेगा, फिर उसको निकालेंगे, फिर दूसरा कपड़ा धुलेगा। कंसंट्रेशन पे भी जो है वो इतनी ज़्यादा खास डिपेंड नहीं कर रहा होता। अगर 2 एंजाइम है और 2 ही कपड़े हैं तो फिर जो है वो 5 मिनट में दोनों काम हो जाएंगे। अगर एक एंजाइम है और 2 कपड़े हैं तो फिर 10 मिनट में काम होगा। कंसंट्रेशन पे इस तरह इसके साथ जो है वो काम हो रहा होता है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट The number of substrate molecules convert into product per unit time per enzyme molecules turnover rate। एक टाइम पे जो है वो एक काम ही हो रहा होगा, एक टाइम पे एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा होगा, ज्यादा काम नहीं हो रहा होगा। अब हम इसके जो है कुछ स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। एंजाइम जो है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे हमारे पास कुछ जो प्रोटीनियस पार्ट होता है एंजाइम का, उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। जब एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम के साथ कौन सा ग्रुप आके लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रो एंजाइम्स। यानी हमारे पास वो एंजाइम्स जो हैं वो उस वक्त एक्टिव नहीं होते
जैसे हमारे पास जो है वो पेप्सिनोजिन होती है, पेप्सिनोजिन जो है वो एक्टिव होती है जब उसके ऊपर आकर HCl लगता है तो फिर रिएक्टिंग होती है। ट्रिप्सोजिन जो है हमारे पास वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जब उनको जो है वो अल्कलाइन पीएच मिलेगी, अल्कलाइन नेचर एंजाइम वाला सिक्रीट होगा तो फिर वो जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्टर के काम करते हैं। मतलब कि एक वक्त वो जो है वो इनएक्टिव होते हैं, सोए होते हैं, जब उनका टाइम आता है तब वो काम करते हैं। तो वो एंजाइम जो एक दफा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उसको हम जो है वो प्रो एंजाइम कहते हैं। अब प्रोटीनियस पार्ट, वो पार्ट एंजाइम का जो प्रोटीन का पार्ट है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। अब हमारे पास जो है वो कंप्लीटली कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम, मतलब कि जब प्रोटीनियस पार्ट को फैक्टर यानी नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ मिलता है उसको हम कहेंगे हैलो एंजाइम। एंडो एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो इनसाइड द सेल काम कर रहे होते हैं, वो एंजाइम जो कहाँ काम करें, फंक्शन करें इनसाइड द सेल। और एक्टो एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो आउटसाइड कर रहे होते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, एक्टो मतलब आउटसाइड। इनको हम कहते हैं वीवो एंजाइम। एंडो एंजाइम के साथ ये नाम भी याद रखना है, इनको हम कहेंगे एक्स वीवो या इन विट्रो एंजाइम्स। होप कि आपको ये बातें भी समझ आई होंगी। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है वो किस तरह इफेक्ट कर रहा है। जब हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी क्या इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो यानी उसकी जो है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो है वो रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है लेकिन ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर वो वर्क करता है 37 पर, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उसका रेट भी बढ़ेगा। लेकिन अब 37 से ऊपर भी आप अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट इंक्रीज नहीं होगा। तब जाकर जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उस पॉइंट तक कभी तक नहीं गए जहाँ पर एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहे हैं तब तक हम बढ़ाते रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसका जो है वो रेट बढ़ता रहेगा। ये बात आपने इसके साथ याद रखनी है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि वो टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर करते हैं। ह्यूमन का बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, बर्ड का, हमारे पास थर्मो एक्वाटिक, वो जो हमारे पास थर्मो मतलब होता है हीट, एक्वाटिक मतलब घड़ों में रहते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहाँ पे काम करते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया, आर्किटिस्नोफिलिया, ये सब चीज़ों के साथ आपने जो है वो याद रखना होता है। अब यहाँ पर अगर हम 10 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम से ज़्यादा तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दिस रेट इज रिड्यूस टू मिनिमम, मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम उसको करेंगे टेम्परेचर को तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो अगर हम अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक्टिविटी जो है वो परमानेंटली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये बातें भी आपने इसके साथ याद रखनी है। फिर हमारे पास इफेक्ट आ जाता है कंसंट्रेशन का। अगर हमारे पास जो है वो एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है तो 5 मिनट में काम हो गया। लेकिन एक एंजाइम है, 2 सबस्ट्रेट हैं तो 5 मिनट एक के लगे, 5 मिनट दूसरे के लगे तो 10 मिनट में काम हुआ। अगर हमारे पास जो है वो 3 एंजाइम हैं और 10 सबस्ट्रेट हैं तो एक के लिए टाइम रहेगा, तो 3 टाइम 30, तो हमारे पास तकरीबन 30 मिनट लग रहे होंगे। तो हमारे पास रेट पे कैसे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास, अब आपने ये बात याद रखनी है, एक सेकेंड, अगर हमारे पास 10 एंजाइम हैं और 10 सबस्ट्रेट हैं तो हर कोई एक ले लेगा तो 5 मिनट में काम हो जाएगा। तो इसी तरह हमने याद रखना है, जैसे जैसे हमारे पास एंजाइम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास सबस्ट्रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो एंजाइम 5 थे, सबस्ट्रेट भी 5 थे, रेट बढ़ा। एंजाइम 10 हुए, सबस्ट्रेट भी 10 हुए, रेट बढ़ा। एंजाइम 15 हुए, सबस्ट्रेट भी 15 हुए, रेट बढ़ा। लेकिन अब सबस्ट्रेट बढ़ी जा रहे हैं, सबस्ट्रेट 20 हो गए लेकिन एंजाइम जो है वो वहीं पे रुक गए, एंजाइम 10 ही हैं तो हमारे पास रेट नहीं बढ़ेगा। फिर उतना इक्वल टाइम लेकर फिर ही हमारे पास रेट चल रहा होता है। तो ये बातें आपने इसके साथ याद रखनी है। हमारे पास जो है अगर हम इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन को बिफोर सैचुरेशन होने से पहले, सैचुरेशन क्या होती है, जब हमारे पास जो है वो चीज़ें पूरी हो जाती है, जब हमारे पास जो है वो चीज़ें सैचुरेशन की तरफ आ गई, अब रेट इंक्रीज नहीं हो रहा। द रेट इंक्रीज आफ्टर सैचुरेशन फर्दर इंक्रीज हैव नो इफेक्ट। अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं सैचुरेशन से पहले कि एंजाइम भी बढ़ा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ी, तो रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे सैचुरेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर हम इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर 2 टाइम तो हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम। इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। अगर इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आफ्टर सैचुरेशन तो हमारे पास क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होप सो कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अब हमारे पास जो है वो इफेक्ट पीएच का किस तरह होता है। पीएच का इफेक्ट जो है अगर हम थोड़ी सी चेंज करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम ज़्यादा पीएच को चेंज कर दें तो एंजाइम की चेंज पर, रेट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इफेक्ट हैज़ स्पेसिफिक ऑप्टिमम एट वर्क, वो जगह जहाँ पर
कोई एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहा है, बेस्ट पीएच पे वर्क कर रहा है, वो उसकी ऑप्टिमम पीएच होती है। अ लिटिल चेंज इन पीएच कॉज आयोनाइजेशन चार्ज्ड अमाइनो एसिड एट एक्टिव साइट मॉलिक्यूल्स। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके पास जो है वो कोई ना कोई चार्ज होगा। जब पीएच चेंज होगी तो उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिव ये काम नहीं कर रहे होते और एंजाइम जो है क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। पेप्सिन किस पीएच पे काम करता है? सुक्रेज, इंटायोकाइनेज, सिलिब्री अमाइलेज, ट्रिप्सिन माल्टेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये सारी आपने जो है वो एक दफा याद रखनी है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर है मेनली आपको वो अच्छे से याद रखनी है। 1 से लेकर 7 तक हमारे पास एसिडिक पीएच होती है, बीच में न्यूट्रल होती है और उसके बाद जो है वो बेसिक पीएच हो जाती है। अगर हमने पीओएच निकालनी है तो हम 14 में से माइनस करेंगे पीएच को, तो हमारे पास जो है वो पता चल जाएगा कि एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है। अगर हम ज्यादा चेंज करेंगे पीएच को, हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएगा वो वाला एंजाइम। अब हमारे पास जो है वो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स होते हैं जो हिंडर करते हैं, जो रोकते हैं, जो एंजाइम के रेट को क्या कर रहे होते हैं? रोक रहे होते हैं। उसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोकते हैं या स्लो कर देते हैं एंजाइम के रिएक्शन को। क्या करते हैं? वो एंजाइम का रेट को लो कर देते हैं। ये क्या हो सकती है? एंटी मेटाबॉलिक्स हो सकती है, जहर हो सकता है, पॉइजन हो सकती हैं, टॉक्सिन्स हो सकती हैं। इनकी वजह से ये एंजाइम के साथ जो है वो सबस्ट्रेट की जगह क्या कर लेती हैं? खुद बॉन्ड बना लेती हैं। एंजाइम काम ही नहीं कर सकता, रिएक्शन ही नहीं हो सकता, तो जिसकी वजह से एंजाइम का रिएक्शन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाती है, ये रुकावट बनती है। एक्टिव साइट पर क्या करती है? एक्टिव साइट पर खुद आके लग जाती हैं, इनहिबिटर्स आके लग जाते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जगह क्या बन जाता है? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बनना तो ये चाहिए था लेकिन ये बन जाता है, इनहिबिटर आके लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन ऑकर ही नहीं हो रहा होता। रिवर्स इनहिबिशन, वो इनहिबिटर जो हमारे पास जो है वो रिवर्स हो जाए, एंजाइम के साथ इनहिबिटर आके लगा और वो क्या हो गया? रिवर्स हो गया। इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जब एंजाइम के साथ सब इनहिबिटर आकर लगा लेकिन वो रिवर्स नहीं हुआ। अगर लग गया तो अब पक्का लग गया, अभी वापस जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो दो तरह के हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं, एक रिवर्सिबल होते हैं, एक इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल वो होते हैं जो एक दफा आके लग जाए फिर वो जो है वापस हो जाते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल वो होते हैं जो एक दफा लग गए फिर वो जो है वो बैक वापस नहीं जाएंगे। अब हमारे पास जो है वो इनकी भी टाइप्स होती हैं। जो इरिवर्सिबल होते हैं उनकी टाइप्स तो नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं उनकी जो है वो टाइप्स होती हैगी हैं। हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। वन बाय वन करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ जो है वो सबस्ट्रेट ने आके लगना था लेकिन वो सबस्ट्रेट की जगह खुद लग गए। सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट की जगह खुद आके लग गया, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेगा, अटैच करेगा इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ और इक्वली कम्पीट करेगा, उसके साथ मुकाबला करेगा सबस्ट्रेट के साथ। इट रिवर्सिबल ओवरकम बाय द इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो ये वापस जो है वो क्या हो जाता है? बैक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है। इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है पेनिसिलिन, ये भी आपने याद रखनी। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आकर लगते हैं लेकिन एंजाइम और इनहिबिटर आके लग जाता है। मतलब किस तरह होता है कि एंजाइम के साथ आके सबस्ट्रेट लगा लेकिन एंजाइम के एलोस्टेटिक साइड पर आके इनहिबिटर लग गया, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन में फर्क हो गया, उसकी पोजीशन खराब हो गई, तो एंजाइम जो है वो कैटेलाइज ही नहीं कर रहा होता रिएक्शन। एंजाइम जो है वो लाइक इनहिबिटर, एंजाइम वर्क करता है एज अ इनहिबिटर। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है वो दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। वहां पर जो है वो सेम उसकी जो है वो डुप्लीकेट बन के आती है। यहाँ पर सबस्ट्रेट लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर आकर इनहिबिटर लग जाता है। एक सेकेंड। फिर हमारे पास जो है वो ये अटैच करेगा कहाँ के साथ? एलोस्टेटिक साइड के साथ अटैच करता है, एक्टिव साइड के साथ अटैच नहीं करता। वहां पर किसके साथ अटैच कर रहा था? एक्टिव साइड के साथ अटैच कर रहा था। यहाँ पर इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास आ जाता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होता है? जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो यहाँ पर जो है वो स्टॉप हो जाता है। सबस्ट्रेट को जो है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होने देता, वो लॉक कर देता है इसको हम कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इनहिबिटर जो है वो बाइंड करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ और उसको फ्री नहीं होने देता, नॉट फ्री एंजाइम। एंजाइम को फ्री नहीं होने देता। जब हमारे पास एंजाइम जो है फ्री होता है तब नहीं लगता, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उसके बाद जो है वो आकर लग रहा होता है। इसके साथ हम बाकी देखें तो एंजाइम के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट हेल्प प्रोडक्ट टू बिकम अ 2 and more एलोस्टेटिक साइट, सिग्निफिकेंस कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म। इसको हम मेनली यूज कर रहे होते हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम दवाइयों के अंदर यूज कर रहे होते हैं, ड्रग्स के अंदर यूज
यूज़ कर रहे होते हैं मेडिसिन वगैरह के अंदर जो है वो ये वाला ही कॉम्पिटिशन इनहिबिटर हो रहा होता है। सो होप सो कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, इन सब के बारे में सही से पता चला होगा। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके एम के लिए ज़रूरी हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा उसको भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है।